गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रगल पीरियड ऑफ इंडिया। ओके, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रगल पीरियड ऑफ इंडिया, जो कि 1206 टू 1757 रहने वाला है। ओके, तो इस चैप्टर में बेटा स्ट्रगल पीरियड ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है, सबसे पहले इसके नाम को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक बात जान लो, ये आपके 5 नंबर का एग्जाम में आने वाला है ये चैप्टर, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा शॉर्ट, और जो 1 नंबर के आने वाला है वो आएगा वेरी शॉर्ट। ठीक है, एक आएगा शॉर्ट, एक आएगा वेरी शॉर्ट। तो आपको याद रखना है कि 5 नंबर के इसमें से पूछा जाएगा। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, मैं भी जानता हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर आपके 10th क्लास के बेटा बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। ठीक है, हिस्ट्री के हैं, लेकिन अपन इसमें सब कुछ जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि 1206 टू 1757 ही बेसिकली इसमें क्यों लिया गया। स्टूडेंट्स, इसलिए लिया गया क्योंकि 1206 में हमारे यहाँ पे उससे पहले दिल्ली सल्तनत पे किसी और विदेशी या फिर फॉरेनर कोई राजा हो, उसका यहाँ पे राज किंगडम नहीं था। ठीक है, इसके बाद से जो रूलर आए वो इंडिया के ना होके किसी और बाहरी कंट्री के थे। ओके, सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन इंडिया में 711 में हुआ था, 711 AD में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक लड़का था, नौजवान यूथ सा। उसने बेटा 711 में इंडिया के देवल इलाके, जो कि सिंध में आता है, पाकिस्तान सिंध में आज की डेट में, उस इलाके पे इसने पहला फॉरेन इन्वेजन किया था। वो इंडिया के अंदर पहला फॉरेन इन्वेजन था जिसे मुस्लिम खलीफा ने भेजा था, जो कि इस्लाम धर्म के हेड होते हैं, प्रॉफेट्स जो थे 632 में जो बने थे। ओके, अब इसमें हम आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद बेटा 1206 से पहले इंडिया पे जो जिसका किंगडम, जिसका रूल था, वो थे तोमर राजपूत, जिसमें एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर और एक ग्रेट किंग जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान इंडिया के रूलर थे। ओके, वो इंडिया के किंग थे पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता था, हर बार वो हारता था। आखिरी वाले युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और अपने साथ ले गया अफगान की तरफ। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, तोमर राजपूतों में अब मोहम्मद गौरी अपने साथ एक इंसान को लेकर आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरीके से खरीदा हुआ गुलाम था, जो किसने खरीदा था, मोहम्मद गौरी ने। अब मोहम्मद गौरी ने जब इंडिया को जीत लिया तो उसने सोचा कि यार मैं तो क्या राज करूंगा, मैं तो क्या रूल करूंगा। अब एक काम करते हैं, इस किंगडम को अपन दे देते हैं अपने गुलाम को। इसने इस स्लेव को ये दे दिया, क्या दे दिया, आपका पूरा इंडिया दे दिया राज करने के लिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक उस दिन से क्या बन गया, इंडिया का नया रूलर बना। 1206 से लेके 1210 तक ये इंडिया का रूलर रहा। और इसी ने किसकी शुरुआत की, स्लेव डायनेस्टी, जिसको आप यामिनी या फिर इल्बरी डायनेस्टी भी कहते हो। क्वेश्चन आ सकता है, यामिनी और इल्बरी डायनेस्टी किसको कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, इसको गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं, गुलाम वंश। ये इसके नाम हो गए सारे। इसका एक जो शुरुआती किंग था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की पहली इमारत, 4 मीनार है कुतुब मीनार के अंदर, 1 2 3 4 मंजिल है। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई और 1210 में पोलो खेलते वक्त ये मर गया, इसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो इसका बेटा था इल्तुतमिश ने
बाकी की 3 मीनारें कुतुब मीनार की बनवाई। क्वेश्चन आ सकता है कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। और काम पूरा किसने करवाया? इसके बेटे इल्तुतमिश ने। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 to 1240, India's only वुमेन सुल्तान या वुमेन रूलर, भारत की एकमात्र महिला सुल्तान, इंडियाज ओनली वुमेन रूलर कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद बनती है रजिया सुल्तान, इंडिया की ओनली वुमेन सुल्तान, जिनका 4 साल का टेन्योर था जो उन्होंने अच्छे से कंप्लीट किया। बाकी इसमें काफ़ी विद्रोह भी हुए इनके खिलाफ, प्रोटेस्ट भी हुए कि ऐसे कैसे आपने एक वुमेन को बना दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी रजिया सुल्तान माना जाता है, आज भी उनको पढ़ा जाता है, और वो एकमात्र भारत की महिला सुल्तान थी। आगे चलते हैं, इसमें ये बात हो गई। इसके बाद ये डायनेस्टी ऐसे ही चली और ये डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 में ख़त्म हो जाती है। उसमें इनके एक घर में ही जो इनके काम करता है, जैसे कि घर का बेदी लंका है, ऐसे ही इनके घर में, इनके किंगडम में ही काम करता था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने मर्डर करके आखिरी रूलर का और क्या किया? खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। तो 1290 से लेके, मैं यहां लिख देता हूं, 1290 टू 1320 इंडिया में रही खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जिसका पहला राजा था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में चित्तौड़ का युद्ध लड़ा और 1303 में रणथंबोर का। चित्तौड़ में रावल रतन सिंह शहीद हुए, छल कपट से बिल्कुल एकदम गलत तरीके से, बेईमानी से जीत गया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और रणथंबोर में राणा हमीर देव चौहान थे, जिन्होंने दो मंगोल जो थे उनको शरण दी थी अपने पास, मतलब कंजर्वेशन दिया था उन्हें 2 मंगोलों को। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें युद्ध, इनसे वॉर किया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे विलेजेस को लूटता था वो, और काफ़ी ज़्यादा क्रूर, मतलब कि बेकार सा रूलर था, ओके। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में चित्तौड़ जीता गया। चित्तौड़ को जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया, और खिज्र खान जो इसका बेटा था, किसका सन था? अलाउद्दीन खिलजी का, इसको दे दिया गया। लेकिन उसका सन जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, वो सिर्फ जो भगवान होते हैं उनकी उसमें लीन रहता था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी का जो डायनेस्टी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, ओके। इसके बाद आती है इंडिया में तुगलक डायनेस्टी। इंडिया में आती है तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक के बाद आती है सैयद डायनेस्टी, और फिर आती है लोधी डायनेस्टी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ओके। तुगलक डायनेस्टी इंडिया में चलती है 1320 से लेके 1451 तक, ठीक है। 1320 से 1413 तक, 1413 तक। फिर सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक, और लोधी डायनेस्टी 1452 से लेके 1526 तक, ओके। ये आप लिख लो। तुगलक डायनेस्टी में क्वेश्चन आ सकता है कि इब्न बतूता नाम का एक इंसान जो कि मोरक्को से आया था, वो किसके टाइम पीरियड में आया था? कौन सी डायनेस्टी उस टाइम रूल कर रही थी? बेटा उस टाइम तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडिया में। सैयद डायनेस्टी के बारे में आप पढ़िए, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी है मैं आपको क्वेश्चंस में लिखूंगा। लोधी डायनेस्टी में भी नहीं है। लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी है, इब्राहिम लोधी, जिसने, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं इस चैप्टर का, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से आपको रिवाइज हो जाए। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत का फर्स्ट वॉर लड़ता है, किसके साथ? बाबर के साथ, और बाबर इसको डिफीट करता है। और इंडिया में लोधी डायनेस्टी के बाद कौन आता है? लोधी डायनेस्टी के बाद इंडिया में आता है 1526 इसमें बाबर, और इंडिया में आ जाती है मुगल डायनेस्टी, ओके।
तो आप देख रहे हो कि लगातार लोग पे लोग आए जा रहे हैं, अलग अलग सैयद, लोदी, तुगलक और ये इतने सारे आउटसाइडर्स हमारे कंट्री में आते जा रहे हैं जो हमारी कंट्री को कंटिन्यूस लूट रहे हैं। और इसी वजह से ये था इस इंडिया का स्ट्रगल पीरियड। और 1757 पे ये इसलिए एंड हो रहा है क्योंकि इस दौरान अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ हमारा पहला बैटल हुआ था बंगाल के नवाब और आपके रॉबर्ट क्लाइव के साथ, पहला बैटल ऑफ प्लासी, जो कि अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ हमारा पहला वॉर था। इसको बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होगा, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, इसीलिए ये स्टोरी यहीं तक होती है। ये इंडिया का स्ट्रगल पीरियड था। इसके बाद ब्रिटिशर्स आएंगे जिसमें और भी तगड़ा स्ट्रगल हमें देखने को मिलेगा। अब हमने ये सब देख लिया। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको क्वेश्चन रखता हूँ। सबसे पहले एक डायनेस्टी के बारे में और बता देता हूँ। मुगल डायनेस्टी जो थी वो 1540 में हुमायूं की वजह से, क्योंकि हुमायूं थोड़ा सा एक कमज़ोर शासक माना गया, लास्ट में बहुत ही वीक रूलर था जिसने लास्ट में गवा दिया अपना पूरा मुगल एम्पायर। और 1540 में सूरी डायनेस्टी इंडिया पे राज करने लग जाती है और 1556 तक इंडिया पे सूरी डायनेस्टी रहती है। और 1556 में होता है पानीपत का सेकेंड वॉर, जो कि अकबर वर्सेस हेमू हुआ था। हेमू जो था उसने अपने आप को विक्रमजीत की उपाधि दी थी और विक्रमजीत कहता था, और हेमू आखिरी हिंदू सम्राट था, हिंदू रूलर था इंडिया का, जो कि खुद का इधर का ही रहने वाला था। हेमू अफगान सेना में सेनापति था, ठीक है। तो ये एक मतलब कि एक चीफ था और इसके अलावा कमांडर था। अकबर जो था, इससे वॉर होता है। अकबर की तरफ से बैरम खान उस टाइम लड़ रहे होते हैं। अकबर उस टाइम सिर्फ 13 साल का था, ठीक है। तो ये है सूरी डायनेस्टी बीच में आ जाती है और बाद में 1556 से लेके 1857 तक वापस से कौन सी रहती है? मुगल डायनेस्टी इंडिया में रहती है। मतलब आप ये मान के चलो कि ये पूरी एक मुगल डायनेस्टी और बीच में एक गले में हड्डी की तरह फंसी हुई है सूरी डायनेस्टी, सिर्फ 15 साल के लिए, ठीक है। फिर वापस से मुगल डायनेस्टी आ जाती है। ओके, तो अब आपने एक ओवरव्यू ले लिया इस चैप्टर का। अब अपन शुरू करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा देखो, अब ये जो सूरी डायनेस्टी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बेटा। जब ये सूरी डायनेस्टी इंडिया में थी तो इसका वॉर हुआ था राव मालदेव के साथ, जो कि हमारे राजस्थान के एक छोटे से किंगडम, एक छोटी सी रियासत के चीफशिप के राजा थे, राव मालदेव। जब इनके साथ शेरशाह सूरी, जो कि सूरी डायनेस्टी के एक बड़े रूलर थे, उनके साथ जब इनका युद्ध हुआ राव मालदेव का, तो एक तो हिंदुस्तान के बादशाह की सेना और एक छोटी सी रियासत के राजा की सेना, जब दोनों ने आपस में युद्ध किया तो इतना भयंकर वॉर हुआ था कि शेरशाह सूरी ने ये बोला था, उस वॉर को जीतने के बाद, जैसे तैसे जीता था वो उस वॉर को, और उसने ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। समझे? मतलब कि बहुत बड़ी लाइन थी कि वो जैसे तैसे इस वॉर को जीता था कि एक छोटी सी जगह के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खोने वाला था, ठीक है। तो ये लाइन क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन किसने कहा, ये लाइन किसने कही? ये लाइन सूरी डायनेस्टी के शेरशाह सूरी ने कहा। ओके, राव मालदेव के साथ जब इनका वॉर हो रहा था तो इनके जो सेनापति थे, इनके जो कमांडर इन चीफ थे, वो कौन कौन थे? जैता और कुंपा, याद रखना, जैता एंड कुंपा। अगला क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि इंडिया का पहला नेशनल हाईवे या इंडिया का ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया और वो किस राजा ने, किस शासक ने बनवाया? बेटा शेरशाह सूरी ने बनवाया जीटी रोड। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा कि नेशनल हाईवे किसने बनवाया, हो सकता है ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से ये पूछा जा रहा हो, ठीक है, हो सकता है ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, लेकिन आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना। इंडिया का पहला नेशनल हाईवे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसको हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, ग्रैंड ट्रंक रोड। और बेटा इस जीटी रोड में, जो कि अमृतसर से दिल्ली तक इसका रास्ता है, ठीक है, ये अमृतसर से दिल्ली तक बना है और ये आज भी मौजूद है। ओके, अच्छा अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ सकता है, अकबर जो था उसका बर्थ प्लेस कहाँ है और उसका जन्म कब हुआ? बेटा अकबर जो था, अकबर वॉज बॉर्न इन 1542 इन अमरकोट, इसको अपन उमरकोट भी बोलते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1542 और
एक इन आप बोल सकते हो इन अ पैलेस ऑफ राजपूत रूलर, एक राजपूत शासक के घर में अकबर का जन्म हुआ था, क्योंकि उस टाइम उसके जो फादर थे हुमायूं, उनका सब कुछ छिन चुका था, मुग़ल डायनेस्टी थी ही नहीं। आप देख सकते हो जो मुग़ल डायनेस्टी है वो सूर्य डायनेस्टी की वजह से जा चुकी थी। ओके, तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। हु वॉज हेमू एंड उसने कौन सी उपाधि मतलब कि प्राप्त की थी, ठीक है। हेमू कौन था बेटा, ये आपको मैंने अभी बताया था कि हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि ली थी, ठीक है। उसने अपने आप को ये डेजिग्नेशन दिया था। और जो हेमू था ही वॉज अ कमांडर इन चीफ इन अफगानी मिलिट्री। ओके, आगे देखो, दीन इलाहिक, हु स्टार्टेड द रिलीजन दीन इलाही। दीन इलाही जो धर्म था, रिलीजन था, वो किसने चलाया बेटा, ये अकबर ने चलाया था। ओके, याद रखना इस क्वेश्चन को आप। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो फतेहपुर सीकरी है, हु बिल्ट द बुलंद गेट, जो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, वो बेटा मालवा पे युद्ध के बाद बनवाया था उसने, ठीक है। जब उसने मालवा पे युद्ध हासिल की थी तब बनवाया था। अकबर ने मालवा यानी कि गुजरात का जो इलाका है उस पर जब उसने वॉर करके दर्ज की थी अपनी जीत, उस टाइम उसने उसको बनवाया था। ओके, इसको आप याद करें। ओके, अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर ने 1575 में एक धर्म सम्मेलन बुलवाया था, या फिर एक इबादत खाना आप बोल सकते हो। व्हेन ही बिल्ट इबादत खाना, कब बनवाया था अकबर ने बेटा 1575 में, और इसलिए बनवाया था ताकि वहाँ पे सेवरल रिलीजन्स के बड़े बड़े जो रिलीजियस लोग हैं वो आए और वहाँ पे क्या करें, चर्चा करें, बात करें। अगला क्वेश्चन आता है कि हु मेड द न्याय की छतरी, हु बिल्ट न्याय की छतरी। बेटा याद रखना, न्याय की छतरी वॉज मेड बाय राणा हमीरदेव चौहान। अगला क्वेश्चन आता है कि उन सभी अभियानों के बारे में बताएं जो अकबर ने भेजे थे महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए। बेटा 1572 में जलाल खां को भेजा था, फिर 1573 जून में उसने मानसिंह को भेजा, फिर तुरंत अक्टूबर में उसने भगवान दास को भेजा, और लास्ट दिसंबर में उसने टोडरमल को 1573 में भेजा था। ये याद रखना आप, ये अलग से आप बुक में रीडिंग लगा के पढ़ें। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी बेसिकली छतरी जो अपन बोलते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसकी शहीद के लिए एक स्मारक बनाया जाता है, वो कहाँ पे है बेटा, बलीच गांव में है वो, आप याद रखना इस चीज़ को। बलीचा गांव भी बोलते हैं उसको। ओके, बलीच गांव में है। अगला क्वेश्चन है दिवेर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। ओके, व्हेन वॉज द दिवेर वॉर फॉट बेटा, इन 1582 बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मुगल्स, जिसमें कौन मारा गया था, हाकिम मुल्तान खान मारा गया था। ओके, जो कि मुगल सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ओके, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है बेटा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। ओके, और मेवाड़ की मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने, ये भी आप याद रखना। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने हिंदी मीडियम की वीडियो बनाई है जिसमें हिंदी और कुछ इंग्लिश वर्ड्स में भी, उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। इसके पूरे जो मैं निकाल के लाया हूँ, इसके पूरे डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस। आप उस वीडियो में जाइए, और उस वीडियो में लास्ट में जहाँ से मैं ये शुरू कर रहा हूँ उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लास्ट में नहीं, वो वीडियो मैंने अलग से ही डाली है, अलग से आप देखना उस वीडियो को। उसमें ये पूरा जो ये पैटर्न है पेपर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर 2 के, वो डिस्कस है। ओके, तो बेटा आप उसमें देखिएगा, उसमें पढ़िएगा, उसमें सारे शुरू से लेके आखिरी तक आपके क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में 100% गारंटी रखते हैं आने की। ओके, और अब आपके ओवरव्यू समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। अब इसमें अच्छा होगा अगर आप उस वीडियो को जाके देखें, और इस चैप्टर को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मिल गया होगा एक ओवरव्यू। ओके, थैंक यू सो मच। कल अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 2, संघर्षकालीन भारत और स्ट्रगल पीरियड ऑफ इंडिया। बेटा जैसा कि आपसे डायरेक्टर सर ने कहा था कि पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी हर चैप्टर से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिस भी चैप्टर में हमें लगेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इसी तरह आपको इस चैप्टर के लिए PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के, और आप उसे देखें और उस PDF के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप कि उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। ओके, बेस्ट ऑफ लक।